दिशा शैक्षणिक मनोविज्ञान 2020 के अंतर्गत अपने पहला टॉपिक चल रहा था शैक्षिक मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसका 31 मिनट का एक वीडियो है, वो पहले हो चुका है और आज वाले में कोशिश करेंगे कंप्लीट हो जाए ये टॉपिक। ये बड़ा है और परिभाषाएं ज़्यादा हैं तो थोड़ा समझ कम आता है, बाकी ठीक ठाक रहेगा। चलो शुरू करते हैं आज के प्रश्न। शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है, ये प्रश्न अपने कल छोड़ा था। शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है तो शिक्षा मनोविज्ञान इनमें से कौन सा नहीं है? अनुप्रयुक्त विज्ञान तो है, अप्लाइड साइंस है, और व्यवहारिक विज्ञान भी है, बिहेवियरल सिस्टम साइंस भी है, और सामाजिक विज्ञान एक सोशल साइंस भी है। लेकिन आदर्श मूलक विज्ञान नॉर्मेटिव साइंस ये बड़ा नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान है तो इनमें से बताना है कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आएगा। तो मानक विज्ञान नहीं है भी शिक्षा मनोविज्ञान, ना विशुद्ध विज्ञान है, अनुप्रयुक्त विज्ञान है, अप्लाइड साइंस है। शिक्षा मनोविज्ञान अप्लाइड साइंस है, शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। आगे वाला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है तो नहीं है तो मनोविज्ञान की एक अनुप्रयुक्त शाखा यानी कि अप्लाइड साइंस, तो अप्लाइड साइंस तो है, शिक्षा का विज्ञान भी है और एक धनात्मक विज्ञान भी है। एक मानक विज्ञान यानी कि नॉर्मेटिव नहीं है। शैक्षिक मनोविज्ञान निश्चित रूप से मनोविज्ञान की वह शाखा है जो के कारणों में प्रमुखता से सहायता करती है। तो शिक्षण एवं अधिगम इसका उत्तर है। तो शैक्षिक मनोविज्ञान निश्चित रूप से मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और अधिगम के कारणों में प्रमुखता से सहायता करती है। तो ये बात इसकी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है? इनमें से कौन सा कथन है वो शिक्षा मनोविज्ञान से डायरेक्ट संबंधित है? तो नियामक विज्ञान तो हो ही नहीं सकता, प्राकृतिक विज्ञान की तरह पूर्ण है नहीं, यह विज्ञान का शुद्ध विज्ञान है, शुद्ध मनोविज्ञान है नहीं, शिक्षण व अधिगम से संबंधित विज्ञान है, तो ये आपका इसमें सही है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित विज्ञान है। उसके बाद आगे वाला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति नहीं है? कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान की इनमें से प्रकृति कौन सी नहीं है? तो व्यवहारात्मक विज्ञान तो है शिक्षा मनोविज्ञान, और विधेयात्मक विज्ञान भी है यानी कि धनात्मक विज्ञान है, ये भी अपने पढ़ चुके हैं। लेकिन नियामक विज्ञान नहीं होता, शिक्षा मनोविज्ञान नियामक विज्ञान नहीं होता। अनुप्रयोगात्मक विज्ञान भी है, नियामक विज्ञान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं होना चाहिए। तो यह एक व्यवहार परक विज्ञान है, ठीक है, व्यवहार परक है, और सामाजिक भी है, धनात्मक भी है, ये तीनों तो है, लेकिन मानकीय विज्ञान नहीं है। निम्न में से कौन सा वाक्य शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति के लिए सही नहीं है? कौन सा वाक्य शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति के लिए सही नहीं है? यह एक सुसंगठित, व्यवस्थित और सार्वभौतिक तथ्यों का एकीकरण है और वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है। यह एक सकारात्मक विज्ञान की तरह एक नियामक विज्ञान है। तो जहाँ नियामक विज्ञान आ जाए शिक्षा मनोविज्ञान के लिए तो वो नहीं होगा, शिक्षा मनोविज्ञान के लिए नियामक विज्ञान नहीं हो सकता। यह हमेशा सत्य की खोज में रहता है, ये बड़ा भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, ये बड़ा गलत है। सकारात्मक विज्ञान की जगह एक नियामक विज्ञान है, ये गलत है। निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को दर्शाने वाला सर्वाधिक सही उत्तर कौन सा है? शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को दर्शाने वाला अनुप्रयुक्त है, अप्लाइड है, ठीक है। जंतु मनोविज्ञान ये नहीं हो सकता शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति में, ना विकासात्मक मनोविज्ञान होगा ना संज्ञानात्मक होगा, लेकिन अनुप्रयुक्त अप्लाइड साइंस होता है। शिक्षा मनोविज्ञान है वो एक अप्लाइड साइंस होता है। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु की व्याख्या के लिए उपयुक्त पद है। विषय वस्तु की व्याख्या के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु की व्याख्या के लिए उपयुक्त पद है तो वो विकासशीलता है, विकासशीलता है। शिक्षा मनोविज्ञान नए और हमेशा नए अनुसंधानों से संबंधित है।
शिक्षा मनोवैज्ञानिक अनुसंधान परिणामों के एकत्रीकरण से बालक की प्रकृति के विषय में बेहतर सूझ एवं अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं, अन्वेषण की संशोधित विधियों का विकास करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की यह प्रकृति बताती है कि विकासशील है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? वो एक विकासशील विषय है, वो एक विकासशील विज्ञान है। मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान विकासशील है। शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? मतलब कौन सा उपयुक्त कथन है इनमें से? तो यह एक अनुप्रयोगात्मक प्रकृति के साथ धनात्मक विज्ञान है, तो ये सही है। अवैज्ञानिक प्रकृति के साथ सामाजिक विज्ञान, ये नहीं होगा। नियामक विज्ञान आ गया तो ये भी नहीं है, और यहाँ पर नियामक विज्ञान लिखा तो ये भी गलत है। तो अनुप्रयोगात्मक प्रकृति के साथ धनात्मक विज्ञान है ये। शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की इस प्रकृति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है, ये कथन है। और यह तथ्यों को जैसे है वैसे लेती है, और यह तथ्यों को जैसे वे कार्य करते हैं उसी तरह लेती है। यह तथ्यों को तर्क और नैतिकता की दृष्टि से लेती है, जैसा कि उन्हें होना चाहिए। यह बालक के व्यवहार को जैसा है उसी तरह लेती है। तो शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है, और शिक्षा मनोविज्ञान की इस प्रकृति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? तो उपयुक्त नहीं आपका 3 नंबर वाला है, ये वाला होगा। बाकी तीनों सही हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही कथन नहीं है? कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कथन है वो सही नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो केवल शिक्षण से संबंधित होती है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का होना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान में शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का होना चाहिए। और शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। तो इसमें इसका उत्तर शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा जो केवल शिक्षण से संबंधित होती है, ये वाला कथन गलत है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत केवल शिक्षा से संबंधित अपनी चर्चा नहीं करते, बल्कि मनोविज्ञान के सिद्धांत परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग, और शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक पक्ष, और शैक्षिक परिस्थितियों में शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन भी करती है, लेकिन केवल शिक्षा से संबंधित नहीं होती है, केवल शिक्षा से संबंधित नहीं होती है। निम्न में से कौन सी एक शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति नहीं है? इनमें से कौन सी एक शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति नहीं है? यह शैक्षिक वातावरण के संदर्भ में अधिगमकर्ता के व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक है, अध्ययन करता है। यह अधिगमकर्ता के व्यवहार अध्ययन हेतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता है, ये भी ठीक है। उसके बाद यह तर्क और दर्शन नैतिकता से संबंधित है, और यह अधिकतर पर्यावरण के संबंध में शिक्षार्थी के वर्तमान व्यवहार में क्या और क्यों हो रहा है से संबंधित है। तो इसमें 3 नंबर है वो आपका शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति नहीं है, इसका संबंध तर्क, दर्शन और नैतिकता से नहीं है। ठीक है, ये वाला इसका आंसर होगा। उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। तो प्रत्यक्षीकरण एवं चिंतन, ये अधिगम प्रक्रिया से संबंधित है। लेखन और वार्तालाप, इससे भी आपका अधिगम में ध्यान जाएगा। विकासात्मक विशेषताएं और अधिगम के लिए अभिप्रेरणा, अधिगम के लिए मोटिवेशन भी संबंधित है, लेकिन विकासात्मक विशेषताएं हैं वो आपके अधिगम प्रक्रिया से नहीं जुड़ी हुई है, अधिगम प्रक्रिया से नहीं जुड़ी हुई है। विकासात्मक विशेषताएं अधिगमकर्ता से संबंधित होती है, अधिगम की प्रक्रिया से नहीं होती। अधिगमकर्ता से संबंधित जरूर होगी,
लेकिन अधिगम का जो मेथड है, प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत नहीं आएगी। शिक्षा मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, यह प्रकृति इसे बनाती है। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग है या अनुप्रयोग है। तो ये इस सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग करना, ये प्रकृति है। ये शिक्षा मनोविज्ञान को क्या बनाती है? ये व्यवहारिक विज्ञान बनाती है। व्यवहारिक विज्ञान अपने व्यवहार में लाते हैं उन सिद्धांतों को, तो व्यवहारिक विज्ञान है बनाती है। शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में निम्नांकित में से कौन से कथन सही नहीं है? तो कौन से कथन सही नहीं है भाई शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में? यह एक सकारात्मक विज्ञान है, ठीक है। एक व्यवस्थित विज्ञान है, ये भी सही है। वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है, ये भी ठीक है। असंगठित है, लेकिन है शिक्षा मनोविज्ञान असंगठित थोड़ी है, असंगठित नहीं है भाई। शिक्षा मनोविज्ञान है एक व्यवस्थित विज्ञान है, व्यवस्थित विज्ञान है, अतः असंगठित नहीं हो सकता भाई। निम्न में से कौन सा कथन असत्य? इसके बाद ये इधर वाली साइड हो रहा प्रश्न, ये देखनी है अपने पहले। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा विकल्प है वो गलत है। वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करता है, ठीक है शिक्षा मनोविज्ञान, और ये एक सिद्धांत है, इसके सार्वभौमिक है। यह शुद्ध विज्ञान है, नहीं शुद्ध विज्ञान थोड़ी है, कार्यकरण के सिद्धांत पर आधारित है, तो ये भी ठीक है। लेकिन यह शुद्ध विज्ञान नहीं है, यह एक अनुप्रयुक्त विज्ञान है, शुद्ध विज्ञान नहीं है भाई। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक मानी जाती है, लेकिन शुद्ध विज्ञान नहीं है, यह एक अनुप्रयुक्त विज्ञान है, अप्लाइड साइंस है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक नियम, सिद्धांत एवं तथ्यों का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में करके बालकों का सर्वांगीण विकास करता है। बालकों का क्या करता है? सर्वांगीण विकास करता है। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन है वो सर्वाधिक सेट है, सर्वाधिक उपयुक्त है? शिक्षा मनोविज्ञान अधिगमकर्ता के व्यवहार के साथ कार्य करता है। शिक्षा मनोविज्ञान बालक की बुद्धि एवं विकास का अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के अधिगम अनुभवों की व्याख्या करता है। और उसके बाद चौथा ऑप्शन है शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक आयामों का अध्ययन करता है। तो अपने शुरू से यही पढ़ रहे हैं, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थिति में मनोवैज्ञानिक आयामों का अध्ययन कर रहे हैं, तो इसका 4 नंबर सही होगा। मनोविज्ञान की वह शाखा, मनोविज्ञान की वह शाखा जो मुख्यतः शिक्षा की समस्याओं, प्रक्रियाओं और उत्पादों से संबंधित है, तो उसे शैक्षिक मनोविज्ञान कहा जाता है। जो वो शाखा, सीधी सी बात है, वो शाखा जो शिक्षा की समस्याएं हैं, शिक्षा की प्रॉब्लम, उसकी प्रक्रिया, उसके उत्पाद क्या होते हैं, मतलब पूरी तरह शिक्षा से संबंधित हो, तो वो आपका शैक्षिक मनोविज्ञान होगा। निम्नलिखित में से कौन सी कसौटी शिक्षा मनोविज्ञान के रूप में मानने से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सी कसौटी शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में मानने से संबंधित नहीं है? इसके सिद्धांतों एवं नियमों में परिवर्तन संभव नहीं है। इसमें व्यवहार के अध्ययन हेतु वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। इसके सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य हैं और वर्तमान ज्ञान के आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है। तो ये आपका शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में मानने से संबंधित ये वाला नहीं है। इसके सिद्धांत नियमों में परिवर्तन संभव नहीं है, ये वाला गलत है। परिवर्तन संभव है, बाकी तीनों सही है इसमें। आगे वाला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संबंधित व्यापक दृष्टिकोण नहीं प्रदान करता। व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है भाई, यही गलत होगा इसमें। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान रखना सिखाता है, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों को मापन की विधियों से परिचित करवाता है,
ये भी ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान है श्रेष्ठ शिक्षण विधियों की जानकारी देता है, ये भी सही है। इसमें 1 नंबर वाला गलत है कि व्यापक दृष्टिकोण प्रदान नहीं करता, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संबंधित व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे सही ढंग से प्रकट करता है? शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ है ना, उसको सही ढंग से प्रकट करता है, तो वो कौन सा कथन है इनमें से? शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है, ये वाला कथन सही है। उसके बाद यह एक व्यक्ति के दिमाग का अध्ययन करने का विज्ञान है, ऐसी कोई भाषा नहीं है इसमें यूज़ करने लायक। और यह केवल व्यक्तियों की सामाजिक प्रक्रिया से संबंधित है, नहीं सामाजिक नहीं है, शिक्षा से संबंधित है। यह व्यक्तिक अनुभवों का गठन करता है, ये भी गलत है। 1 नंबर वाला सही है, मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है ये। उसके बाद है शैक्षिक मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शिक्षण विधि में सुधार करना, नहीं। बालक के सामाजिक स्तर में सुधार करना, ये भी नहीं है। इनमें सबसे उपयुक्त है ना, वो है सर्वांगीण विकास। बालक का सर्वांगीण विकास है, वो सबसे उपयुक्त है। शिक्षण सामग्री में सुधार करना, ये भी नहीं है। इसका उत्तर 2 नंबर वाला है, बालक का सर्वांगीण विकास करना। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है, क्योंकि क्यों है भाई शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक? यह केवल विज्ञान का अध्ययन करता है, नहीं भाई। शिक्षा मनोविज्ञान में केवल सूचनाओं के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, नहीं। शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है, ये सही है। शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता है, उसके व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है, इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है भाई। उसमें 3 नंबर दे रखा है और अपने क्या है, ठीक है 3 नंबर सही है। उसके बाद है निम्न में से कौन सा कथन, थोड़ा जूम आउट करते हैं इसको। ये शायद ही सेट हो, अभी पीडीएफ सही नहीं बनी है। चलो इतना जूम करके पढ़ा देता हूँ, आगे वाली सही होगी इससे। निम्न में से कौन सा कथन है सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन है सही नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र एक अध्यापक के लिए उसके अध्ययन की आवश्यकता को स्पष्ट करता है, ठीक है, ये भी सही है। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र एक अध्यापक के लिए उसके अध्ययन की आवश्यकता को स्पष्ट करता है, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान अपनी अध्ययन की विधियों में एक विज्ञान है, ये भी ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम के सिद्धांत और नियम स्थापित करता है, यह भी सही है। शिक्षा मनोविज्ञान भौतिक शास्त्र या गणित की तरह एक शुद्ध विज्ञान है, प्योर साइंस थोड़ी है, ये वाला इसमें गलत होगा। निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है। प्रत्येक स्थिति परिस्थिति में विद्यार्थी के लिए सीखने का क्षेत्र होता है। प्रत्येक स्थिति या परिस्थिति में विद्यार्थी के लिए सीखने का क्षेत्र होता है, अधिगम की स्थिति होती है। शिक्षा मनोविज्ञान एक शुद्ध विज्ञान है, प्योर साइंस नहीं है, प्योर साइंस नहीं है, जैसे गणित या भौतिक इस तरीके से नहीं हो सकता ये वाला। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन की विधियों में एक विज्ञान है, ये सही है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में सभी शिक्षा स्थितियाँ परिस्थितियाँ सम्मिलित होती है, ये भी ठीक है, लेकिन शुद्ध विज्ञान नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की अनेक शाखाओं में से एक है। शिक्षा मनोविज्ञान की अनेक शाखाओं में से एक है जो मुख्य रूप से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान किससे संबंधित है भाई? केवल शिक्षा की समस्या से नहीं है, प्रक्रिया से भी नहीं है। शिक्षा प्रक्रिया और उत्पाद इन तीनों से संबंधित होती है। शिक्षा की समस्याएं, शिक्षा की प्रक्रिया और उसके उत्पाद, इन तीनों से संबंधित होती है शिक्षा मनोविज्ञान, केवल आकलन से भी नहीं होती। तो 3 नंबर वाला राइट है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है, तो शिक्षक की क्या मदद करता है भाई शिक्षा मनोविज्ञान? बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में,
बालक के स्वभाव और व्यवहार को जानने में ठीक है, बच्चों के चरित्र निर्माण में भी ठीक है, उपयुक्त सभी होगा इसमें। उसके बाद है ये वर्णन दे रखा है कि शिक्षा मनोविज्ञान या मनोविज्ञान का शिक्षक के लिए उपयोग या शिक्षा मनोविज्ञान में उपयोग जो भी है, उपयोगिता क्या है, मनोविज्ञान की शिक्षक के लिए उपयोगिता क्या है। विषय वस्तु का चयन एवं आयोजन। आप मनोविज्ञान से इसमें सहायता ले सकते हैं कि आप कौन सी विषय वस्तु का चयन करोगे, इसको किस टाइम पढ़ाओगे। अगर हार्ड विषय है तो आप पहले क्लास में पढ़ा सकते हो या हाफ के बाद में पहला क्लास होता है उसमें पढ़ा सकते हो। तो ये सब साइकोलॉजी होती है कि कब ज़्यादा अधिगम होगा, तो आप साइकोलॉजी का यूज है शिक्षा में भरपूर कर सकते हैं। आत्मज्ञान प्राप्त करने हेतु आप मनोविज्ञान काम में ले सकते हो। छात्रों को जानने के लिए आप मनोविज्ञान को काम में ले सकते हो। सामाजिकता प्राप्त करने के लिए भी आप मनोविज्ञान काम में ले सकते हो। शिक्षण पद्धतियों का ज्ञान, सही ढंग से आप शिक्षण नहीं करवा पा रहे, शिक्षण पद्धति आपकी सही नहीं है तो अधिगम की परिस्थितियाँ नहीं होगी। तो इन सब चीज़ों के लिए शिक्षक को मनोविज्ञान की जानकारी या मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। छात्रों को निर्देशन और परामर्श देने हेतु आपको मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। मूल्यांकन तथा परीक्षण हेतु भी मनोविज्ञान सहायक है। विशिष्ट छात्रों की समस्याएं हैं। अगर कोई विशिष्ट बालक है, उसकी कोई समस्या है तो उसके समाधान हेतु आपको मनोविज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी। प्रयोग और अनुसंधान काम हेतु और अनुशासन स्थापित करने हेतु, मानव संबंधों में सुधार हेतु, अध्यापन की कला और तकनीक सुझाने के लिए आपको मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। रचनात्मक अनुशासन स्थापित करने में सहायक, समस्यात्मक बच्चों की सहायता करना और बच्चों को जानने में शिक्षक की सहायता। तो मनोविज्ञान है वो एक शिक्षक के लिए बहुत उपयोगी है। मनोविज्ञान है एक शिक्षक के लिए बहुत उपयोगी है। शिक्षा मनोविज्ञान, ये कट तो नहीं रहा है, ठीक है, अभी सही है। शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा शिक्षक क्या कर सकता है? बालकों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का पता लगा सकता है, सही है। उचित शिक्षण विधियों का चयन कर सकता है, ये भी बात सही है। शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा कक्ष में अनुशासन स्थापित कर सकता है, तो ये भी आपका सही है। अनुशासन स्थापित भी आप मनोविज्ञान के माध्यम से कर सकते हैं, तो उपयुक्त सभी होगा इसमें। उसके बाद है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की क्या सहायता करता है? स्वयं को जानने में ठीक है, छात्रों को जानने में ये भी ठीक है, कक्षा की समस्याओं को जानने में तो ये भी ठीक है। अभी देखो प्रश्न ठीक ठाक आने लगे हैं, आसान भी है। पहले क्या है कि उसमें परिभाषाएं ज़्यादा हैं तो वो थोड़ा हार्ड है पार्ट पहले वाला, ये ठीक है, समझ भी आता है प्रश्न, तो इसमें उपयुक्त सभी होगा। उसके बाद एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता क्या है? उसके लिए क्या उपयोगिता है शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षक के लिए? स्वयं के ज्ञान एवं तैयारी के बारे में जानकारी के लिए ठीक है, वो स्वयं के ज्ञान की जानकारी और पढ़ाने से पहले की जो पूर्व तैयारी है तो वो सब मनोविज्ञान पर आधारित होता है। बालकों की आवश्यकता की जानकारी, बालकों को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है या क्या पढ़ना है, क्या पसंद है उनको, तो उस सब की जानकारी के लिए भी मनोविज्ञान का उपयोग कर सकते हैं आप। तो दोनों ही सही है, इसमें दोनों ही सही है। विकल्प संख्या 1 व 2 दोनों सही है। उसके बाद आगे वाला प्रश्न है, शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता जिस क्षेत्र में है। शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता जिस क्षेत्र में है वह उचित शिक्षण विधियों के प्रयोग से ठीक है। बालकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, ये भी सही है। कक्ष की जो समस्याएं हैं उनके समाधान में, ये भी सही है, तो उपयुक्त सभी होगा इसमें। अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि उसको शिक्षा मनोविज्ञान में निहित सिद्धांतों को अपने शिक्षण कार्य में प्रयोग करना होता है, ठीक है। वह कक्ष में शिक्षण करते समय अधिगमकर्ता के बीच व्यक्तिगत भिन्नता का कोई विचार नहीं करता, लेकिन ये विचार करना चाहिए, तो ये वाला तो गलती होगा।
अलग अलग बच्चे या अलग अलग अधिगम करता है, उनमें अलग अलग व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। किसी को एक बार में समझ आ जाता है, किसी को 2 बार में भी नहीं आता, इस तरीके से होता है। तो उसका विचार करना चाहिए उस चीज़ पर। शिक्षण व्यवसाय में मानवीय विकास के नियमों का कोई स्थान नहीं है, ये भी गलत है। और उसके शिक्षण व्यवसाय का अधिगम प्रक्रिया में कोई संबंध नहीं है, ये भी गलत है। ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। 1 नंबर वाला सही होगा इसमें। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्यापक के लिए निहितार्थ नीचे दिए जा रहे हैं। तो बालकों की विकासात्मक विशेषता को समझने वाला हो, ठीक है। बालकों की समूहगत्यात्मकता को समझने वाला हो, ये भी सही है। शिक्षण की प्रभावी विधियाँ यानी कि सही शिक्षण विधियों का प्रयोग करने वाला हो, ये भी सही है। तो इसमें 1, 2 और 3 ये तीनों सही हैं। एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक होता है क्योंकि यह सिलेबस को समझने में सहायता करता है, विद्यार्थी की स्टाइल समझने में सहायता करता है, विद्यार्थियों की तुलना करने में सहायता करता है, अधिगमकर्ता और उसकी शारीरिक गुणों को समझने में सहायता करता है। तो ये वाला इसमें सही होगा। सही लैंग्वेज ये है कि अधिगमकर्ता तथा उसकी शारीरिक गुणों को समझने में सहायता प्रदान करता है। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए ताकि वो छात्रों को आसानी से प्रभावित कर सके। प्रभावित करके उसने क्या लेना है, ये भाषा सही नहीं है इसकी। स्वयं को समझ सकें, ये भी ठीक है, चलो। पशुओं पर प्रयोग कर सकें, ये तो बिल्कुल ही गलत है और ये भी नहीं होगा। शिक्षण को ज़्यादा प्रभावी बना सके, इन सभी में सबसे ज़्यादा प्रभावी है वो आंसर होगा आपका शिक्षक शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके। शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है। शैक्षिक मनोविज्ञान है वो शिक्षक की किस रूप से मदद करता है, स्वयं के ज्ञान और तैयारी में, ठीक है। बच्चे के चरित्र विकास में, ये भी सही है। उचित शिक्षण विधियों के उपयोग में, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी होगा इसमें। एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ है बालकों विद्यार्थियों को समझना, विज्ञान के नियमों का कक्षा में अनुप्रयोग करना, नहीं ये नहीं हो सकता। विद्यालय की समस्याओं का प्रभावी तरीके से समाधान करना, ये मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ नहीं है। विश्व के बारे में स्वयं की गलत संपत्तियों को सुधारना, तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसमें ये भी नहीं है। पहले वाला है बालकों और विद्यार्थियों को समझना। एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देना चाहिए, ऐसा कतई नहीं होगा। शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है, इसे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए, ये भी नहीं होगा। जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहा हो तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए, ये भी नहीं होगा। शिक्षार्थी जब विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहा हो तब उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए, ये होगा इसमें। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करती है, तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की क्या सहायता करती है, विकास की विशेषताओं को समझने में, व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने में, बालकों की समस्याओं को समझने में, लगभग सारे ही हैं इसमें। उपयुक्त सभी है, इसका उपयुक्त सभी है। उसके बाद है, ये भी आपको जूम आउट करके पढ़नी पड़ेगी। अध्यापक के द्वारा शिक्षण में विद्यार्थियों की रुचि जागृत करने, उनका पढ़ने में इंटरेस्ट पैदा करने या विकसित करने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है, कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है। उपयुक्त अध्यापन विधि का उपयोग, ये सही है, इसका उपयोग कर सकते हैं आप। बालकों के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में रुचियों के ज्ञान का शिक्षण में उपयोग, ये भी सही है इसका।
कक्षा में पूर्ण निर्भरता को बनाए रखना और नए विषय को पूर्व परिचित ज्ञान से जोड़ना, इसका ये वाला सही है। लेकिन आप ये तरीका यूज़ नहीं कर सकते। पूर्णतः नीरसता लिखना था शायद, नीरसता को बनाए रखना, ये चीज़ें गलत होती है, उससे अधिगम नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का एक निहितार्थ एक अध्यापक के लिए सहायक नहीं है? कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का एक निहितार्थ है अध्यापक के लिए उपयोगी नहीं है? अधिगमकर्ता के विकासात्मक विशेषताओं को समझने में, व्यक्तिगत विभिन्नता को पहचानने में, और कक्षा की समूह गतिशीलता को जानने में, और अधिगम की अभिक्षमता बढ़ाने में। इसमें अधिगम की अभिक्षमता बढ़ाने में है, ये इसमें सहायक नहीं है। कक्षा में प्रेरणा युक्त वातावरण बनाने हेतु अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? प्रेरणा युक्त वातावरण बनाने के लिए अध्यापक को कौन सा काम नहीं करना चाहिए? कक्षा में प्रथम आने वाले बालक को कमज़ोर बालकों की सहायता के अवसर देना। कक्षा में प्रथम आने वाले बालक की प्रशंसा करके कमज़ोर बालकों को मेहनत करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास। कमज़ोर बालकों का ध्यान लक्ष्य की ओर स्पष्ट करना और कमज़ोर बालकों की प्रशंसा करने के अवसरों का अधिक से अधिक प्रयोग करना। तो इसमें 2 नंबर वाला है ना, आप इस तरीके से कमज़ोर बालकों को मेहनत करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करना, ये वाला नहीं कर सकते, इससे बालक हीन भावना के शिकार हो जाएंगे। शिक्षण के समय शिक्षक को आवश्यक रूप से ध्यान में रखना चाहिए विषय और शिक्षार्थी दोनों ही, यानी कि सब्जेक्ट और लर्नर हैं, दोनों को ध्यान में रखना चाहिए शिक्षण के समय शिक्षक को। उसके बाद शैक्षिक मनोविज्ञान। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के संदर्भ में सही नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के संदर्भ में सही नहीं है। तो यह शिक्षकों में शैक्षिक समस्याओं को दूर करने की प्रति उचित मनोवृत्ति उत्पन्न करता है। अध्यापकों की विद्यार्थियों के व्यवहारों में समुचित परिवर्तन लाने में मदद करता है। यह विद्यार्थियों को कमजोरियों और असफलताओं को नज़रअंदाज करने के लिए प्रेरित करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान नज़रअंदाज करने के लिए प्रेरित नहीं करता भाई। यह शिक्षकों को स्वयं को समझने में मदद करता है, ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये बड़ा गलत है। शिक्षा मनोविज्ञान बालकों के व्यवहार से संबंधित प्रत्येक व्यवहार को जानने और कमजोरियों को दूर करने का प्रयास करता है, न कि उन्हें नज़रअंदाज करने को। मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है, मनोविज्ञान ने शिक्षा को कैसा बना दिया है? बाल केंद्रित बना दिया भाई। पहले शिक्षक केंद्रित हुआ करती थी शिक्षा, लेकिन वर्तमान में मनोविज्ञान के आने के बाद बाल केंद्रित हो गई है। मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है, कैसा बना दिया है? बाल केंद्रित शिक्षा है। मनोविज्ञान के कारण ही आज शिक्षा है वो शिक्षक केंद्रित से बाल केंद्रित की ओर चली गई है। शिक्षा मनोविज्ञान या मनोविज्ञान का शिक्षा में उपयोगिता, क्या उपयोगिता है भाई शिक्षा में मनोविज्ञान की? एक तो बाल केंद्रित शिक्षण के लिए मनोविज्ञान बहुत ज़रूरी है। मनोविज्ञान का ज्ञान होगा तभी तो आप बाल केंद्रित शिक्षा दे पाएंगे। सही शिक्षण विधियों का यूज़ करेंगे आप, मनोविज्ञान का ज्ञान होगा तो पाठ्यक्रम सही ढंग से आप बढ़ा पाएंगे। सहायक सामग्री का उपयोग तभी कर पाएंगे जब मनोविज्ञान का ज्ञान होगा। अधिगम प्रक्रिया में अगर कोई दिक्कत है तो वो आपको मनोविज्ञान के माध्यम से पता चलेगी। संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का पता भी मनोविज्ञान के माध्यम से, सहगामी क्रियाओं पर बल और विद्यार्थी शिक्षक संबंधों में बदलाव, तो यह सब मनोविज्ञान के शिक्षा में उपयोगिता है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र तो बालक ही है। मास्टर साहब तो वर्तमान में एक निर्देशक की भूमिका में है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र बिंदु होता है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र बिंदु होता है, तो केंद्र बिंदु छात्र ही है, तो इसमें आपका अधिगम करता होगा।
इसमें अधिगमकर्ता एक व्यक्ति के रूप में, ये आपका केंद्र बिंदु है। उसके बाद शिक्षा में मुख्य परिवर्तन शिक्षक केंद्रित से होना। शिक्षा में मुख्य परिवर्तन क्या हुआ है? पहले शिक्षा शिक्षक केंद्रित हुआ करती थी, वर्तमान में छात्र केंद्रित हो चुकी है वो। 1 नंबर सही होगा इसमें। शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से कौन सा है? शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है भाई? तो शिक्षा के महत्वपूर्ण लक्ष्यों का पता लगाना, व्यक्तिगत गुणों के आधार पर शिक्षार्थियों का विभाजन, मानव व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना, अध्यापकों द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाए जाने में सहायता देना। ये सही है इसमें। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान अधिगमकर्ता के विकास के विभिन्न स्तरों पर हमको उसकी योग्यता एवं सीमाओं से परिचित कराता है। ये सही है। शिक्षा मनोविज्ञान की क्रियाएं केवल कक्ष की परिस्थिति तक सीमित नहीं है। ये भी सही है। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम सिद्धांत व नियमों को स्थापित करता है। ये भी सही है। शिक्षा मनोविज्ञान हमको शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के तरीकों के बारे में नहीं बतलाता। ये गलत है। ये तो तरीके बतलाता है, तो ये वाला गलत है। उसके बाद है प्रशिक्षणार्थियों हेतु शिक्षा मनोविज्ञान का आधारभूत कार्य है। इनके लिए शिक्षा मनोविज्ञान का आधारभूत काम क्या है कि कक्षा शिक्षण की युक्ति सिखाना, शिक्षण के विभिन्न पक्षों के प्रति अंतर्दृष्टि पैदा करना और छात्रों की समस्याओं, व्यवहार एवं आवश्यकता के प्रति अंतर्सूझ विकसित करना, शिक्षण प्रक्रिया के मूल्यांकन के लिए अनुसंधान डिज़ाइन तैयार करना। तो इसमें 3 नंबर होगा, छात्रों की समस्याओं, व्यवहार और आवश्यकता के प्रति अंतर्सूझ विकसित करना। निम्न में से कौन सा मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान का काम नहीं है? इनमें से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का काम नहीं है? क्या काम नहीं है? अधिगमकर्ता को जानना, ये भी है काम। विषय वस्तु का चयन संगठन, ये भी है। शिक्षण सीखने की प्रविधियों यानी कि सीखने की जो विधियाँ होती है वो असामान्य मनोविज्ञान वाले व्यक्तियों को समझना, ये गलत है। असामान्य मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता। शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान के महत्व के संबंध में, शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान के महत्व के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? शिक्षार्थी को जानने में सहायक होता है। कौन? मनोविज्ञान। अधिगम की प्रक्रिया में मनोविज्ञान का क्या महत्व है, ये इसका प्रश्न है। और शिक्षार्थी को जानने में सहायक होता है, सही है। शिक्षक स्वयं को जानने में सहायक होता है, ये भी सही है। प्रभावी अधिगम प्रक्रिया में सहायक, ये भी सही है। शिक्षक की व्यावसायिक वृद्धि में सहायक, यानी कि मास्टर साहब का जो धंधा है उसमें सहायक है, ये गलत है, ये नहीं कह सकते अपने। 4 नंबर वाला कौन सा कथन है सही है? व्यावसायिक वृद्धि में सहायक, इसमें चारों ही सही दे रखे हैं भाई, चारों ही हैं। व्यावसायिक वृद्धि में भी सहायक है। ठीक है। उसके बाद है निम्न में से कौन से कथन शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के संदर्भ में सही है? निम्न में से कौन से कथन शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के संदर्भ में सही है? तो यह विद्यार्थियों के व्यवहार में उचित परिवर्तन लाने में सहायता करता है, शिक्षा मनोविज्ञान। और यह शिक्षकों के शैक्षिक समस्याओं को सुलझाने के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित करता है। और उसके बाद यह शिक्षकों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नज़रअंदाज करने हेतु प्रेरित करता है, ये गलत है। नज़रअंदाज नहीं करता बल्कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का पता लगाने में सहायता करता है। यह शिक्षकों को स्वयं समझने में मदद करता है, ये भी ठीक है। इसमें 3 नंबर एक गलत है और 1, 2 और 4 सही है। 1, 2 और 4 ये वाला 3 नंबर सही है। विद्यार्थियों हेतु शिक्षण प्रभावशाली बन सकता है, वही पाठ बार बार दोहराए जाए नहीं, रटना नहीं है। विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार शिक्षा दी जाए, हाँ ये सही है कि उनका जो स्तर है उसके लेवल के अकॉर्डिंग उनको पढ़ाया जाए तो वो प्रभावशाली बन सकता है। 2 नंबर वाला सही है इसमें। उसके बाद है शिक्षा
मनोविज्ञान का महत्व क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व क्या है? विकासात्मक विशेषताओं को समझने में, अधिगम की प्रकृति को समझने में और व्यक्तिगत भिन्नता को समझने में, अलग अलग बालकों को समझने में सभी विकल्प इसमें सही है। निम्न में से किसमें शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है? किसमें शिक्षा मनोविज्ञान है वो आपका उपयोगी नहीं है? तो बालकों में मानसिक अस्वस्थता का पता लगाने में शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है। ठीक है। शिक्षण विधियों के चयन में, ये भी ठीक है। छात्रों को अभिप्रेरित करने में, मोटिवेट करने में, ठीक है। पशुओं पर प्रयोग करने में शिक्षा मनोविज्ञान है, पशुओं पर प्रयोग नहीं कर सकते अपने। ऊपर वाले तीनों सही है, ये वाला गलत है इसमें। निम्नांकित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का एक काम नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान का एक काम नहीं है। अनुशासन बनाए रखने में सहयोग, कक्ष की समस्याओं का समाधान, आकलन व मूल्यांकन में सहयोग, कोई भी विकल्प सही नहीं है। कोई भी विकल्प सही नहीं है, ये वाला है इसमें। तो शिक्षा मनोविज्ञान का एक काम नहीं है। तो इसमें कोई नेगेटिव है ही नहीं, तो इनमें से ये कोई विकल्प सही नहीं। इसने नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव तो है ही नहीं। तो उसके बाद आगे वाला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यह वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है, ठीक है, यह कथन सही है। शिक्षक अधिगमकर्ता एवं शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है, यह भी ठीक है। यह विविध अधिगमकर्ताओं के लिए उपयुक्त नहीं है, ये वाला गलत है, ये नेगेटिव दे रखा है। उपयुक्त शिक्षण विधियों के चयन में उपयोगी है, ये सही है। इसमें ये 3 नंबर वाला ना, ये है इसका। शिक्षार्थी को मनोवैज्ञानिक रूप से समझना, शिक्षार्थी को क्या मनोवैज्ञानिक रूप से समझना तथा उसके व्यक्तिगत, शारीरिक और मानसिक और व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझना अच्छा गुण है। यह एक शिक्षक का अच्छा गुण है कि वो उसकी मानसिक रूप से उसको जानेगा, उसकी व्यक्तिगत, शारीरिक, मानसिक और व्यक्तिगत विशेषताएं हैं, उन सब को जान करके उनका अच्छा नॉलेज होगा उसको परखने का। तो वो ये सब चीज़ें शिक्षक में होना अच्छी बात है। उसके बाद है आगे वाला प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रश्न है, शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसकी विशेष भूमिका है? शिक्षा के उद्देश्य प्राप्ति के लिए निम्न में से किसकी विशेष भूमिका है? विद्यालय भवन की, खेल के मैदान की, पुस्तकालय की और उपयुक्त सभी की। तो शिक्षा का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए इन सब की भूमिका महत्वपूर्ण है। शिक्षक को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है, जबकि अधिगम शिक्षक द्वारा निर्देशित एवं नियंत्रित हो। अधिगमकर्ता को स्वयं करने की स्वायत्ता और नियंत्रण दिया जाए, ये सही हो सकता है इसमें। शिक्षक तथ्यों की व्याख्या करने में केंद्रीय भूमिका निर्वहन करें। कक्ष में शिक्षक निर्देशित विधियों का उपयोग किया जाए, निर्देशित विधियों का उपयोग जाए। अधिगमकर्ता को स्वयं, जब आप खुद करके कोई काम को करोगे या सीखोगे तो वो ज़्यादा प्रभावी होगा। तो ये सही है 2 नंबर वाला। निम्न में से कौन सा रायबर्न के अनुसार शिक्षा के 3 संबंधों में सम्मिलित नहीं है? रायबर्न के अनुसार शिक्षा के 3 संबंध हैं, उनमें सम्मिलित नहीं है। बच्चे और शिक्षक नहीं, बच्चे और समाज, ये भी। शिक्षक और विषय से संबंध, और विषय और बच्चे में संबंध, तो इसमें ये वाला ना, ये वाला नहीं है। बच्चे और शिक्षक का संबंध होता है रायबर्न के अनुसार शिक्षा में, और बच्चे और समाज का होता है। तो बच्चा, शिक्षक और समाज 3 हो गए, और विषय 4। शिक्षक और विषय में कोई संबंध नहीं होता, 3 नंबर वाला इसका। निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है। तो वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी नहीं है भाई? प्रयोगात्मक विधि है वस्तुनिष्ठ, उपचारात्मक है वो भी वस्तुनिष्ठ है, और निरीक्षण है वो भी वस्तुनिष्ठ है। लेकिन आत्मनिरीक्षण विधि है वो आपकी वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान का
उभयनिष्ठ लक्ष्य है। शिक्षा मनोविज्ञान का अब उभयनिष्ठ लक्ष्य, इसका आंसर दिया ही नहीं गया है, लेकिन व्याख्या में दे रखा है शिक्षा का संबंध संपूर्ण मानव जीवन से है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध मानव के सिर्फ शैक्षिक वातावरण में व्यवहार के अध्ययन तक सीमित है। शिक्षा का संबंध संपूर्ण मानव जीवन से, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध मानव के शैक्षिक वातावरण में व्यवहार के अध्ययन तक सीमित है। भाई उसके बाद है आगे वाला प्रश्न, समस्या समाधान स्थिति के बारे में संज्ञानवादी कहते हैं। समस्या समाधान के लिए समस्या समाधान की स्थिति है, उसके बारे में संज्ञानवादी क्या कहते हैं? कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं? उद्दीपन प्रत्युत्तर का अनुबंध है, यह पुनर्बलन तो स्किनर है, प्रयास त्रुटि है वो थॉर्नडाइक है, चिंतन प्रक्रिया है वो आपके संज्ञानवादी कहते हैं। चिंतन प्रक्रिया संज्ञानवादियों का है। निम्न में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? अंतर्दृष्टि बाधित करता है, मानसिक प्रारूपता इसको प्रभावित करेगा, निर्धारण करेगा, लेकिन मोर्चाबंदी ये वाला नहीं करेगा। मोर्चाबंदी का समस्या समाधान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। परिवार बच्चे को निम्न प्रकार से शिक्षा देता है। परिवार बच्चे को निम्न प्रकार से शिक्षा देता है। परिवार औपचारिक या अनौपचारिक? अनौपचारिक देता है। औपचारिक तो स्कूल वाले देते हैं। अनौपचारिक में परिवार और माँ की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। किशोर शिक्षा में निम्न में से कौन सा उपागम सबसे उचित है? किशोर शिक्षा में सबसे उचित उपागम कौन सा है? तो वो जीवन कौशल की शिक्षा देना वो सबसे उचित है। निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की प्राचीनतम विधि है? शिक्षा मनोविज्ञान की प्राचीनतम विधि है वो अंतःदर्शन विधि है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्राचीनतम विधि अंतःदर्शन विधि है। इस विधि को आत्मनिरीक्षण विधि भी कहते हैं। इस विधि में स्वयं के व्यवहार का अवलोकन स्वयं करते हैं, तो वो आत्मनिरीक्षण विधि। बाल मनोविज्ञान संबंधित है। बाल मनोविज्ञान किससे संबंधित है? विकासात्मक अवस्थाओं से, बालक की सामाजिक अंतःक्रिया से, परिपक्वता एवं आनुवंशिक प्रभाव से, उपयुक्त सभी से संबंधित होता है बाल मनोविज्ञान। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने बुद्धि के लिए कौन सा विभाग खोला है? तो बुद्धि के लिए मनोविज्ञान विभाग खोला है। बुद्धि के लिए मनोविज्ञान विभाग खोला है। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में कौन सी आती है? शैक्षिक पिछड़ापन ये आता है। शिक्षकों की अनुपस्थिति नहीं आएगा। विद्यालय में बच्चों की कमी ये भी शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में नहीं आएगा। और शिक्षा का गिरता स्तर है ये भी शिक्षा मनोविज्ञान में नहीं आएगा। जबकि शैक्षिक पिछड़ापन है वो आपका शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। छात्र के असामान्य व्यवहार के अध्ययन के लिए निम्नांकित में से किस प्रणाली का प्रयोग सही है? असामान्य व्यवहार है अगर उसका कोई, तो उसके लिए व्यक्ति इतिहास, उसका ऐसा व्यवहार क्यों है, उसके लिए उसके ऊपर पूरी केस स्टडी करेंगे। व्यक्ति इतिहास विधि या केस स्टडी मेथड के माध्यम से पता लगाएंगे उसके पूर्व घटनाओं का। निम्न में से कौन सा एक वाद शिक्षा मनोविज्ञान नियम पर आधारित है? शिक्षा मनोविज्ञान नियम पर आधारित है तो वो प्रकृतिवाद है। प्रकृतिवाद है। आत्मनिर्भरता शिक्षा का तात्कालिक उद्देश्य होना चाहिए, यह है आदर्श वाक्य है। आत्मनिर्भरता शिक्षा का तात्कालिक उद्देश्य होना चाहिए, यह वाक्य किसका है? तो ये महात्मा गांधी जी का है। आत्मनिर्भरता और आत्मनिर्भर शिक्षा का जहाँ भी शब्द आएगा वहाँ पर महात्मा गांधी। MC निगर डी के अनुसार एक शिक्षा है और इसका उद्देश्य है लोगों के दृष्टिकोण और प्रथाओं को बदलना है, तो वो है विस्तार। MC निगर के अनुसार विस्तार एक शिक्षा है और इसका उद्देश्य लोगों के दृष्टिकोण और प्रथाओं को बदलना है। शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है? तो अनुपातिक मापनी है उसका न्यूनतम प्रयोग करते हैं। निम्न में से कौन सी छात्र केंद्रित विधि नहीं है?
परियोजना विधि है, इसमें प्रोजेक्ट बनाते हैं, बच्चे खुद काम करते हैं। समस्या समाधान में भी खुद की सूझ एवं दृष्टि काम में लेते हैं। लेकिन व्याख्यान विधि में मास्टर साहब व्याख्यान देके चले जाते हैं, ये छात्र केंद्रित विधि नहीं हो सकती भाई। उसके बाद है जिस विधि में अध्यापक सक्रिय और बालक निष्क्रिय रहता है तो वो एक कहानी कथन विधि होती है। उसमें अध्यापक तो सक्रिय होगा, बालक निष्क्रिय होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों के अंतर्गत नहीं आता? कौन सा उद्देश्य शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता? सामाजिक कौशलों का विकास, नागरिकता की शिक्षा, समूह में समायोजन की क्षमता का विकास, संगीत अभिक्षमता है, वो आपका सामाजिक उद्देश्यों के अंतर्गत नहीं आएगा भाई। जॉन डीवी ने कहा है कि विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण है, ये सही है, जॉन डीवी ने कहा है भाई। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है स्वयं को समझने में, बालक को समझने में, मिश्रित विधियों के चयन में, मिश्रण विधियों के चयन में, और संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया, तो यहाँ पर संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया सही होगा। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का अनुप्रयोग आधारित है, तो व्यक्तिगत भिन्नताओं पर आधारित है। निम्न में से कौन सा शिक्षा अभिकरण नहीं है? तो घर है वो शिक्षा अभिकरण है, विद्यालय है वो भी है, मीडिया है ये भी है, लेकिन संसद है वो आपका शिक्षा अभिकरण नहीं है। शैक्षिक अवधारणा का सर्वाधिक उचित अर्थ क्या है? शैक्षिक अवधारणा का सर्वाधिक उचित अर्थ क्या है? तो शिक्षा का समन्वित रूप, ये सर्वाधिक उचित रूप है इसका। कार्ल रोजर्स है, कार्ल रोजर्स आपके मानवतावादी मनोवैज्ञानिक है कार्ल रोजर्स। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसमें शिक्षा मनोविज्ञान के विस्तार की कोई सीमा नहीं है, ठीक है, ये सही है। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन विधि गुणात्मक व परिमाणात्मक दोनों हैं, ये भी सही है। शिक्षा मनोविज्ञान का दूसरा नाम विकासात्मक मनोविज्ञान है, ये भी ठीक है। उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को प्रतिभाशाली बालकों व मानसिक रूप से मंद बालकों दोनों को समझने में सहायक है। तो इसमें इसने पूछा कौन सा विकल्प सही नहीं है, लेकिन इसमें चारों कथन सही है, ये चारों के चारों सही है, असत्य कोई है ही नहीं। उसके बाद व्यवहार में परिवर्तन वृद्धि है, तो व्यवहार में अगर परिवर्तन हो रहा है तो वो मात्रात्मक परिवर्तन है, वृद्धि है। व्यवहार में अपने अगर मात्रात्मक परिवर्तन हो रहा है तो वो वृद्धि कहलाता है। अभिवृद्धि है वो आपकी मात्रात्मक होती है, जैसे वजन, लंबाई, चौड़ाई, ये सब मात्रात्मक होते हैं। प्रोक्सीमेंट अल्टीमेट दो प्रकार हैं, ये किस चीज़ के प्रकार हैं? प्रोक्सीमेंट अल्टीमेट, ये व्यवहार को समझने के दो प्रकार हैं भाई। अध्यंकन के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक है, अध्यंकन के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक हैं, तो वो आपके कॉनराड लॉरेंज हैं, कॉनराड लॉरेंज हैं। अध्यंकन इनप्रिंटिंग के सिद्धांत का प्रतिपादन 1937 में कॉनराड लॉरेंज के द्वारा दिया गया, जिसमें प्राणी अपने विकास के संवेदनशील समय में अपने प्रतिस्थापित उद्दीपक के प्रति सामाजिक लगाव विकसित कर लेता है और वह स्थायी बन जाता है। निम्न में से कौन सा लचीला अधिगम नहीं है? इनमें से कौन सा लचीला अधिगम नहीं है भाई? स्वाभाविकरण, जांच एवं भूल, चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूल और अध्यंकन। तो अध्यंकन है वो आपका अध्यंकन आपका लचीला अधिगम नहीं है। किस मनोवैज्ञानिक ने सामोआ के द्वीप पर अनुधैर्य अध्ययन किए थे? मार्गरेट मीड ने किए थे, वो तो मार्गरेट मीड ने किए थे सामोआ के द्वीप पर। अनुधैर्य उपागम में बालकों के एक निश्चित समूह का अध्ययन विभिन्न अवसरों पर पूर्व निर्धारित समय तक किया जाता है। इससे अग्रदर्शी विधि कहा जाता है।
इसका प्रयोग मेडनिक, मार्गरेट मीड और चैपमैन और स्कूसिंग ने किया था भाई, स्कूसिंग ने किया था। अनुदैर्ध्य उपागम में जिन बालकों का पर्यवेक्षण किया जाता है वे होते हैं, तो वो आपके निश्चित होते हैं, फिक्स होते हैं पहले से ही। ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो C.W. बियर्स के द्वारा लिखी गई है। माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ पुस्तक C.W. बियर्स के द्वारा लिखी गई है। वॉटसन द्वारा लिखित वर्ष 1925 में प्रकाशित लोकप्रिय पुस्तक कौन सी है? वॉटसन द्वारा 1925 में प्रकाशित लोकप्रिय पुस्तक है वो व्यवहारवाद है। वॉटसन व्यवहारवादी थे। वॉटसन पुस्तक बिहेवियर एन इंट्रोडक्शन टू कंपेरेटिव साइकोलॉजी, ये पुस्तक है वॉटसन की। उसके बाद सामाजिक मनोविज्ञान है, जो समाज शास्त्र और मनोविज्ञान के बीच एक पुल का काम करता है, अपनी प्राथमिक रुचि रखता है एक व्यक्ति में। निम्न में से कौन एक मनोवैज्ञानिक नहीं है? तो वॉटसन एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने व्यवहारवाद दिया था। स्किनर क्रिया प्रसूत, एक हॉल स्टैनली हॉल आंदोलन किया था जिन्होंने। जॉन डीवी है वो आपके एक मनोवैज्ञानिक नहीं है। समग्रता के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। समग्रता, संपूर्णता ये दिया था मैक्स वर्दीमर, और उनके साथ थे कैथरी कोलर कोफ्ता और कुर्ट लेविन। गेस्ट आए वर्दी में गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत, समग्रता का सिद्धांत दिया था जिन्होंने। सामूहिक शैक्षिक मार्ग निर्देशन का कौन भाग नहीं है? सामूहिक शैक्षिक मार्ग निर्देशन का कौन भाग नहीं है? समूह में अनुस्थापन, मनोवैज्ञानिक जांच, व्यक्तिगत या व्यक्तिगत अध्ययन और समूह में प्रोफाइल बनाना, ये इसमें नहीं है, भाग नहीं है। सामूहिक शैक्षिक मार्ग निर्देशन में व्यक्तिगत अध्ययन नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पर काम तो सारा समूह में हो रहा है, समूह पर चल रहा है। जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समयावधि तक किया जाता है तो इस अध्ययन को कहते हैं, एक ही विषय का अध्ययन अधिक समयावधि तक किया जा रहा है तो इस अध्ययन को कहेंगे अनुदैर्ध्य अध्ययन कहते हैं। विद्यार्थियों में सामाजिकता के गुणों का विकास करने वाली शिक्षण विधि है सामाजिकता, तो ये सामाजिकृत अभिव्यक्ति, इसके द्वारा सामाजिकता के गुणों का विकास होगा। बालक में वृद्धि एवं विकास का अध्ययन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वो विकासात्मक विधि है, वो आपकी वृद्धि एवं विकास का अध्ययन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। उसके बाद है मनोविज्ञान में सर्वाधिक उद्देश्यात्मक विधि किसे माना जाता है? सर्वाधिक उद्देश्यात्मक, तो वो प्रयोगात्मक विधि है, उसको ज़्यादा उद्देश्यात्मक माना जाता है। ये पुस्तकें हैं, उनका मिलान करना है, किसकी पुस्तक कौन सी है। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी ये विलियम मैकडूगल की है। एजुकेशनल साइकोलॉजी थॉर्नडाइक की है। और एक्सपीरियंसिज्म है ये आपकी एमिली किसकी है? एमिली C.2 ये आपकी जॉन लॉक की है। एस्पिरिज्म है वो जॉन लॉक की है और एमिली रूसो की है। इन सिद्धांतों को आगे सुमेलित करना है, इसमें सिद्धांतों को सुमेलित करना है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था सिगमंड फ्रायड ने भी, और मांग का सिद्धांत दिया था मुर्रे ने, मॉर्गन मुर्रे। पदानुक्रम का किसने दिया था? विलियम जेम्स। डी का क्या है? इसका आंसर है 3 नंबर, तो डी का है 1। पदानुक्रम का सिद्धांत विलियम जेम्स, और जो मनोविश्लेषणात्मक गुण सिद्धांत है वो है बी का 3 नंबर, यूंग ने दिया था। तो इसमें मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने, और मांग का सिद्धांत मॉर्गन मुर्रे, एच मुर्रे, और पदानुक्रम उपागम का विलियम जेम्स, और मनोवैज्ञानिक गुण सिद्धांत ये यूंग ने दिया था। आगे फिर मिलान करने वाला प्रश्न है, इसमें क्या है? मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था मैकडूगल ने, मूल प्रवृत्ति मैकडूगल, और मनोविश्लेषणात्मक सिगमंड फ्रायड ने। प्रोत्साहन ये आपके मार्ल्स और
फाफमैन, डी का थर्ड, दो नंबर वाइज का आंसर है, तो इसमें डी का थर्ड ठीक है। प्रोत्साहन का माल्स और फाफमैन ने, और शरीर क्रिया का सिद्धांत दिया था वो मॉर्गन ने, शरीर क्रिया का सिद्धांत दिया था मॉर्गन ने। फिर एक सुमेलित करने वाला प्रश्न है, इसमें वुंट प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, और सिगमंड फ्राइड मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया था जिन्होंने, और जॉन डीवी और प्रकार्यवाद, दो बचे हैं। बिने ने बुद्धि परीक्षण दिया था ठीक है, जॉन डीवी बच गया, वो फिर प्रकार्यवाद की ओर आ जाएगा। अभी एग्जाम रिमाइंडर की बात करते हैं भाई, कौन सा सिद्धांत किसने दिया है, आगे तो सन वगैरह तो अपने नहीं याद रखेंगे इसमें ज़्यादा। तो सर्वप्रथम बाल अध्ययन आंदोलन स्टैनली हॉल ने किया था। मनोविज्ञान के जनक हैं अरस्तु। प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान की बात की जाए तो वो थॉर्नडाइक हैं। प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक कौन हैं, तो विलियम वुंट हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान जिसके प्रवर्तक जीन पियाजे। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक हैं सिगमंड फ्रायड। उसके बाद है विश्लेषणात्मक सिद्धांत, यह कार्ल यूंग ने दिया था, जो इन्हीं का शिष्य था, और वो सेक्स की बात को लेकर, बच्चे में कामुकता की बात को लेकर के उसने अलग हो गया था, इससे विभेद हो गए थे, मतभेद हो गए थे। व्यवहार का विज्ञान वॉटसन ने दिया था ठीक है। फिर शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ एक दृष्टि में, कौन सी विधि किसने दी थी? पहली है TAT, थीमेटिक एक्सप्रेशन टेस्ट, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, मॉर्गन व मुर्रे। प्रश्नावली विधि है वो वुडवर्थ ने दी थी, प्रश्नावली विधि वुडवर्थ ने। समाज मिति मोरेनो। निरीक्षण विधि निरी वाटसन होगा इसका। फिर ये प्रयोगात्मक विधि के हैं विलियम वुंट, और व्यक्ति इतिहास के स्टडी टै से टाइडमैन होगा। फिर विभिन्न मनोवैज्ञानिक संप्रदाय हैं, शैक्षिक मनोवैज्ञानिक संप्रदाय और उनके प्रतिपादक। संरचनावादी संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है? संरचना किसकी? वुंट की संरचना, तो विलियम वुंट। कार्यात्मकवादी संप्रदाय विलियम जेम्स। गेस्टाल्टवादी मैक्स वर्दीमर और केथरी कोहलर कोफ्ता कुर्तलेविन। उसके बाद है मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय सिगमंड फ्रायड। साहचर्यवाद साथ में, तो जॉन लॉक। प्रेरकीय संप्रदाय या प्रयोजनवाद संप्रदाय, इसके विलियम मैकडूगल थे, और व्यवहारवादी संप्रदाय के थे वॉटसन। उसके बाद ये है अपने चैनल का एनालिटिक्स। इसके हिसाब से बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है भाई, और इतने एक जनों ने सब्सक्राइब कर रखा है और देखने वाले ज़्यादा हैं, और इतनों ने नहीं कर रखा है। उसमें से मान लीजिए 500 देख रहे हैं, तो उसमें से 400 ने तो सब्सक्राइब नहीं कर रखा, 100 ने कर रखा है। तो ये वाले सब्सक्राइब ज़रूर करें भाई, ताकि मोनेटाइज भी काउंट हो और हमें मोटिवेशन मिले, आपके लिए अच्छी अच्छी बुक्स लेकर के आएँ।